नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में आज बात आप ही की, लेकिन आज कोरोना की बात नहीं करेंगे। आज दरअसल बात करेंगे लगातार महंगे होते पेट्रोल डीजल की। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर महंगा तेल लोगों के पसीने छुड़ा रहा है, या कहें कि लोगों का तेल निकाल रहा है। शुक्रवार को अनूपपुर में पेट्रोल 108 रुपए प्रति लीटर तक बिक गया। महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से हालात ये कि मई महीने में खुदरा महंगाई दर 6 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर रही। मतलब पिछले 6 महीने में खाने पीने की चीजें सबसे ज्यादा महंगी हो गई हैं, और इन सब के पीछे पेट्रोल डीजल की कीमतों का ही आफ्टर इफेक्ट है। चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगी आग आखिर बुझाएगा कौन। केंद्र और राज्य में किसी एक को टैक्स घटाने की पहल करनी होगी। मध्य प्रदेश में शराब पर टैक्स घटाकर क्या पेट्रोल डीजल पर राहत नहीं दी जा सकती? वैट और एक्साइज के फेर में आखिर जनता क्यों पिस रही है? तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अभी लोग कोरोना की मार से उबरे नहीं कि महंगाई की मार ने फिर से कमर तोड़नी शुरू कर दी है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो इसकी कीमतों में तो मानो आग लगी हो। मध्य प्रदेश में तो पेट्रोल ने सेंचुरी मार ही दी है। अब डीजल भी नर्वस 90s पर बना हुआ है। शुक्रवार को एमपी के अनूपपुर में पेट्रोल जहां 108 रुपए प्रति लीटर बिका, तो छिंदवाड़ा में 110 रुपए प्रति लीटर। वहीं डीजल भी मध्य प्रदेश में 96 रुपए प्रति लीटर से ऊपर ही बिक रहा है। अब महंगे तेल पर लोगों का क्या कहना है, ये सुनिए। पेट्रोल के जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। इससे डे टू डे लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि सैलरी तो कोई इंक्रीज होती नहीं है। देखिए, मैनेज तो करना पड़ता है क्योंकि इनकम तो बढ़ी नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपके खर्चे वही हैं, एक्सपेंसेस भी वही हैं, सारे के सारे। एक्सपेंसेस के अलावा आपका बेसिक जो डेली रूटीन है, आपको ऑफिस जाना है, आपको कहीं जाना है, किसी भी तरीके से उसमें पेट्रोल तो आपका लगना ही लगना जाता है। आपके जो दूसरे खर्चे हैं वो आपको कम करना पड़ रहे हैं, और कुछ नहीं है। हम सब यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना, सबका जीवन इससे बदहाल ही है और बहुत बुरी स्थिति है। आप 1 रुपये भी आपकी लाइफ में बढ़ते हैं ना, तो आपकी कमाई तो 10 पैसे घट ही रही है। तो उससे जीवन क्या होना, और वो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। जिन पेट्रोल पंपों पर पहले लाइन लगी रहती थी, वहां अब पेट्रोल डीजल लेने वालों की संख्या कम हो चली है। बाकी जगहों पर तो ज्यादा असर नहीं, लेकिन यूपी की सीमा से लगे पेट्रोल पंपों की बिक्री घट गई है। हालात ये हैं कि भोपाल नगर निगम सस्ते तेल के लिए यूपी का रुख कर रहा है। मतलब आम लोगों की तो छोड़िए, सरकारी अमला भी प्रदेश में पेट्रोल डीजल लेने से परहेज करने लगा है। शासकीय व्यवस्था में किसी भी पैसे को बचाने का कोई प्रयास कर रहा है तो ये अपने आप में सार्थक चीज़ है। उत्तर प्रदेश भी भारत का हिस्सा है। भारत से यदि कोई वहाँ पर लाता है, राजस्थान की सीमा से भी लाता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। भोपाल नगर निगम जिसका बजट हज़ारों करोड़ रुपए है, वो नगर निगम आज उत्तर प्रदेश से डीजल लेने के लिए मजबूर है, जहां उत्तर प्रदेश में डीजल 10 रुपये सस्ता मिल रहा है मध्य प्रदेश से। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां चुनाव है। भोपाल नगर निगम तो ले सकता है, लेकिन आम आदमी का क्या, उसकी जेब का क्या, उसके बजट का क्या? राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य है जहां पेट्रोल डीजल पर न सिर्फ सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, बल्कि इसकी कीमतें भी सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, पेट्रो पदार्थ में टैक्स से कमाई भी मध्य प्रदेश में 2020-21 में 370% की बढ़ोतरी के साथ 12,000 करोड़ रुपए हो गई। मतलब पेट्रोलियम पदार्थों से होने वाली कमाई का मोह कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं। और इन सब का खामियाजा महंगे तेल के रूप में आखिरकार जनता को भुगतना पड़ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बतौर अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर स्वामी। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सीनियर नेता हैं गोविंद मालू जी, कांग्रेस की तरफ से युवा नेता अब्बास हफीज साहब, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी। मालू जी, शुरुआत आपसे। नारा आया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब कुछ तो रहम कर दो सरकार। कब होगा ये रहम, ये करम आम जनता पर, आम आदमी पर? मकसूद भाई, पिछले 1.5 साल से कोरोना की महामारी ने अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रखा है। और अर्थव्यवस्था जब अस्त व्यस्त होती है तो मांग और पूर्ति में भी अंतर अस्त व्यस्त होता है, आयात निर्यात में भी अस्त व्यस्त होता है,
भुगतान संतुलन में अस्त व्यस्त होता है, रेवेन्यू कलेक्शन में भी होता है। ये सब दिक्कतें पेश आई सरकारों के सामने, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे कांग्रेस शासित सरकारें हो राज्यों की या केंद्र की सरकार। क्या अभी इस दूसरी लहर में 2 लाख करोड़ का नुकसान देश में हुआ है रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू लॉस के कारण फिर जब महंगाई की बात कर रहे हैं तो कई जींस का उत्पादन कम हुआ, आयात हमारे यहाँ कम हुआ, हमने जो हमारे पास था वो निर्यात मालू जी, चीजों में तात्कालिक दिक्कतें थी, इसलिए हम और सरकार मालू ने जी, पूरी तरह से अगर महंगाई पर सरकार का नियंत्रण के रेवेन्यू लिए कम हुआ है तो आम आदमी की तनख्वाह भी तो कम हुई है। बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, मजदूरी करने वालों को मजदूरी नहीं मिल रही है, बाकी और उद्योग धंधे चौपट हैं, तो उनके बारे में भी तो कोई सोचेगा। कौन सोचेगा? बस सरकार नाम की कोई चीज है कि नहीं है सोचने के लिए? सरकार ने तो आम आदमी पहले ही परेशान है कोरोना और बाकी चीजों से, आप उसका और तेल निकाल रहे हैं। और सरकार ने जितनी स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की है उसका भी बजट बढ़ा है, मुफ्त अनाज दिया है, खाद्यान्न दिया है गरीब लोगों को, 80% लोगों को मुफ्त अनाज, मुफ्त राशन की जो सुविधा दी है वो फिर अब दिवाली तक बढ़ा दी है। ये सब चीजें तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने जब ये कहीं कुछ इसमें थोड़ा बहुत बढ़ा है तो उसके पर तुरंत नियंत्रण पाया है, चाहे वो आयात शुल्क घटाया हो, चाहे उसको आयात किया हो, इस तरीके के सारे जो उपाय करके और सरकार ने नियंत्रण किया है मूल्यों पर। और कुछ चीजों में तात्कालिक यदि बढ़ा भी था तो मूल्य नियंत्रण के लेकिन ये कारण तात्कालिक नहीं है ना, ये तो परमानेंट हो गया ऐसा लग रहा है। आप बताइए पिछली दफा पेट्रोल या डीजल के दाम कब कम हुए थे? पेट्रोल डीजल का जहां तक सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में जो उछाल आया है, कहाँ उछाल आया है? हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय मूल्य जब बढ़े हैं, हमारे यहाँ पर इस पेंडेमिक में भी खपत भी कम हुई है, रेवेन्यू भी घटा है। तो वो अंतरराष्ट्रीय मूल्य जो है वो उसका असर उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, आपकी पार्टी की सरकार है। अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के कारण ही वो। आप बताइए भोपाल नगर निगम उत्तर प्रदेश झांसी से क्यों मंगवा रहा है डीजल? क्योंकि वहां पर 10 रुपए सस्ता है। आप 10 रुपए की बजाय 5 रुपए वसूल लीजिए, केंद्र सरकार से बात करके थोड़ा वहां से राहत दिलवा दीजिए। हमको कमलनाथ सरकार जब गई तब उन्होंने 5 रुपए अपने वचन पत्र में वादा किया, वो तो चली गई ना, अब क्या उसको वापस लेकर आ जाएं? 2 रुपए और बढ़ा दिए, वो जो उन्होंने बढ़ाया उसको, तो इसीलिए चली गई वो इसीलिए चली गई। उसके बाद जैसे हमको विराट, जब हमको वो सरकार इसीलिए चली गई। कोरोना का संकट था, हमारे पास रेवेन्यू का पहले ही संकट था, कोरोना काल में हमने इतने सारे राहत उपाय किए हैं, राहत सामग्री के अलावा दूसरे राहत उपाय किए हैं। अब्बास हफीज साहब आप ही बोल लीजिए अब। वो तो कमलनाथ सरकार को याद कर रहे हैं कि आपने वादा किया था, घटाने की बजाय बढ़ा दिया। मैं चाहता हूँ सरकार ने, अब आपने घटाने की बजाय बढ़ा दिया, तो ये भी मध्य प्रदेश की जनता को राहत नहीं देंगे, क्योंकि वादा तो आपने किया था, तो ये भी ये बदला लेंगे उसका। मकसूद जी, मैं चाहता हूँ कि जैसे धैर्य से मैंने मालू साहब को सुना, वो भी सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अपने क्रम का इंतज़ार करें। इन्होंने कहा कि महंगाई कोरोना की वजह से बढ़ गई। मुझे दुख हुआ इस बात को सुनकर, क्योंकि महंगाई तो 2014 से ही हम बढ़ते देख रहे थे, कोरोना तो बाद में आया है। उससे पहले 2019 तक हमारे कितने रोज़गार चले गए थे। जीएसटी के गलत इम्प्लीमेंटेशन से क्या हुआ था, नोटबंदी के एक गलत निर्णय से क्या हुआ है, देश ने सब कुछ देखा है। हमारी अर्थव्यवस्था तो पहले ही ऊपर नीचे हो चुकी थी। 2014 में जब ये सरकार आई, इन्होंने सबसे पहले जो काम किए वो सब्सिडी हटाने के काम किए थे। जो कांग्रेस की सरकार सब्सिडी देती थी डीजल के ऊपर और गैस के ऊपर, वो इन्होंने बहुत कम कर दी। आज तो ये हालत हो गई है कि एलपीजी की सब्सिडी 2-2, 3-3 रुपये लोगों के खातों के अंदर आ रही है, लोग अपने खातों में देखते भी नहीं है। और पेट्रोल डीजल का चलिए, पेट्रोल एक तरफ था, लेकिन डीजल हमेशा सब्सिडाइज रखा गया था इस देश के अंदर, जिसको मोदी सरकार ने खत्म किया। डीजल पर पूरा निर्भर करता है हमारा लॉजिस्टिक्स, हमारा ट्रांसपोर्ट, पूरे देश में ट्रक्स चलते हैं, पूरे देश के अंदर इंडस्ट्रीज चलती हैं। डीजल महंगा होने से सीधे सीधे चीज़ें, एंड प्रोडक्ट महंगा हुआ, और एंड प्रोडक्ट महंगा होने से महंगाई बहुत ऊपर गई। सबने देखा ये बात कोरोना के ऊपर कर देने से कोई ये साफ नहीं हो जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है, कोरोना को आप बहाना ले रहे हैं। एक और बात कही मालू साहब ने, मैंने लिख लिया था उस बात को। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार, कमलनाथ सरकार जब थी, हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर 5% वैट बढ़ाया था। तो पूरी बात उसको जनता को बतानी चाहिए। 28% से हमने उसको 27% से हमने 32% किया था टेम्प्ररी,
ये कह रहा है कोरोना काल के अंदर इनको मजबूरी के अंदर इस तरह के निर्णय लेने पड़े, और हमारे समय पर जो सबसे बड़ी बाढ़ आई थी मध्य प्रदेश में और केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने सौतेला व्यवहार किया था, हमें जो था मुआवजा बांटना था, जनता को वापस उनके घरों के अंदर लेके जाना था, सारी चीजें करनी थी, हमने टेम्पररी एडजस्टमेंट किया था 5% का। तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो उस वक्त विधायक थे विपक्ष के, उन्होंने आज सत्ता में मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार तो पहले दिन से लूटने के लिए आई है, हमने 32% ला के रखा था टेम्पररी, और आज 36% है मध्य प्रदेश के अंदर वैट। उसके ऊपर ये कहते हैं कि देखिए कुछ नहीं है, मजबूरी है हमारी, और कमलनाथ सरकार ने तो बढ़ा दिया था। तो आप तो उससे भी बहुत आगे चले गए हैं आज की तारीख के अंदर। ये जब हुआ है जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंदर उतने दाम अभी भी नहीं हो पाए हैं पेट्रोल कच्चे तेल के जितने दाम मनमोहन सिंह सरकार के अंदर थे। तो ये सारी की सारी चीजें जनता के सामने है। क्या रोजगार खत्म हुए हैं कोरोना आने के बाद? क्या आपने कोरोना को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया, उसके बाद भी लोगों ने अपनों को नहीं खोया? आप तो व्यस्त थे लोगों के मौत के आंकड़ों को छिपाने के अंदर। वहां जनता हर रोज अपनों को खो रही थी, आपने उसने भी सफलता हासिल नहीं करी, आपने इकोनॉमिक पैरामीटर से भी सफलता हासिल नहीं करी। तो आप किस मुंह से कहते हैं कि इकोनॉमी खराब हुई है इस देश की क्योंकि कोरोना वायरस आ गया है? तो किस नहीं है, सबके सामने है सारी चीजें। और ये बहुत बड़ा विषय है कि आज आप महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, और इस महंगाई को नहीं रोकने की वजह से जो जनता परेशान हो रही है, बेरोजगार हो गई है, वो आपको सत्ता से बेरोजगार करेगी, आप देख लीजिएगा। प्रोफेसर स्वामी, आपने दोनों लोगों को एक सुना बात है, और आखिरी जो आपने बात करी उसको भी मैं बताना चाहता हूँ, एक आखिरी चीज जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, कंप्लीट कर लें। ठीक, एक आखिरी चीज मेरी यह है कि आपने जो कहा था मकसूद साहब कि पेट्रोल डीजल बाहर से खरीद रहा है नगर निगम, तो उसमें चौंका देने वाली बात यह है कि वो रोजाना मध्य प्रदेश के रेवेन्यू को 4,40,000 रुपए का नुकसान करवा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का नगर निगम जो है, जो विभाग है, वो उत्तर प्रदेश को 2,20,000 रुपया टैक्स के रूप में एक दिन में दे रहा है। कितना बड़ा धोखा है मध्य प्रदेश के साथ। मालू साहब इसका जवाब लेंगे आपसे, लेकिन प्रोफेसर स्वामी से बात करेंगे। मालू जी आ रहा हूँ। मालू जी वचन पत्र में वादा करके आए थे 5 रुपए मालू कम करने जी का प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल में। वचन पत्र जो लाए थे, सरकार चली गई, बताया भी क्यों बड़ा है? प्रोफेसर स्वामी से बात करें थे प्लीज, आप दोनों आपस में मत उलझे प्लीज। प्रोफेसर स्वामी को सामने ले आइए प्लीज। प्रोफेसर स्वामी, सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं लोक कल्याण की, विकास की, और आप मतलब जनता के टैक्स का पैसा ही 3.4 खर्च करती हैं, और इस मुश्किल दौर में आमदनी से लेकर रोजगार के हाल क्या है किसी से छिपा नहीं है। अगर सरकार ये कह रही कि भाई हमारा रेवेन्यू हमें जनरेट करना है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो लोगों की कमाई के बारे में भी तो सोचिए। ये क्यों नहीं सोचते हैं? और ये एक्साइज और वैट के चक्कर में जनता क्यों पिसे? कहीं तो थोड़ी राहत दें। देखिए, असली मुद्दा मकसूद जी जो है वो ये है कि जो सरकार की प्राथमिकता क्या है। देखिए, महंगाई क्यों बढ़ती है? महंगाई तब बढ़ती है जबकि डिमांड बढ़ती है, महंगाई तब बढ़ती है जबकि सप्लाई कम होती है। और मुझे इसमें तीसरी संभावना नजर आ रही है, क्योंकि अगर जीडीपी 7% कम होगी, अगर आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे और लोगों की तनख्वाहें कम होंगी, वेतन कटौतियां होंगी, तो डिमांड कम होगी। लेकिन अगर इसके बावजूद महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि सप्लाई में या तो बहुत ज्यादा डिसरप्शन हुआ है, जो ऐसा नहीं लगता, डिमांड से कम डिसरप्शन सप्लाई में हुआ है। इसका माने जो समस्या है वो ट्रांसपोर्टेशन में है, वो होर्डिंग की वजह से है, क्योंकि अगर कृषि उत्पाद में केवल वही एक क्षेत्र था जिसके अंदर उत्पादकता बढ़ी थी, जीडीपी बढ़ी थी, पॉजिटिव जीडीपी कंट्रीब्यूशन था, सर्विसेज और इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी कम हुई थी, इसके बावजूद अगर खाद्य पदार्थों में महंगाई बढ़ती है, इसका मतलब यह है कि डिसरप्शन सप्लाई और डिमांड में जिससे जितना हुआ है उससे ज्यादा डिसरप्शन उसकी जो लॉजिस्टिक्स है उसमें हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए प्राथमिकता की बात है। महात्मा गांधी केवल एक धोती में क्यों रहते थे? महात्मा गांधी धोती के अलावा सूट और बड़े वस्त्रों का, वेशभूषा का अफोर्ड कर सकते थे। वो एक मैसेज देना चाहते थे समाज को, वो समाज को ये मैसेज देना चाहते थे कि राजा कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए। अगर हमारे नेतागण जो कांग्रेस और बीजेपी के यहाँ बैठे हैं और जो हमारे सर्वोच्च नेता राज्य सरकार और केंद्र सरकार में हैं, अगर वो ये प्रजा को मैसेज दें कि हम अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं, हम एक एक इलेक्शन में 40-40 हेलीकॉप्टर लेके नहीं घूमेंगे, हम बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए नहीं खर्च करेंगे। इसी पॉइंट पर आ रहा था मैं प्रोफेसर स्वामी कि आम आदमी तो अपने खर्चों में कटौती कर रहा है, ये उसकी मजबूरी भी है।
बहुत जगह हालत तो इस तरह की है कि लोग खुदकुशी करने को मजबूर हैं। आए दिन अलग अलग प्रदेशों से खबरें सामने आ रही हैं कि आर्थिक तंगी की वजह से पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। आप बताइए, किसी नेता ने कोई कटौती कर दी हो अपने खर्चे में, अपनी शान और शौकत में? मकसूद जी, एक चीज का और ध्यान रखिए, भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी आकर्षक चीज है, भारतवर्ष विश्व में सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन केवल एक वजह से है, एक हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे यहाँ अनफिल्ड डिमांड है। अगर हमारे देश के डिमांड पे अटैक होगा, क्योंकि जैसे मैंने निवेदन किया कि अगर पेट्रोल डीजल पे आप दाम बढ़ाते हैं तो अमीर पे भी उतना प्रभाव पड़ता है जितना गरीब पे पड़ता है। अगर गरीब और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति कम होगी, अगर उसकी डिमांड कम होगी, तो देश की आकर्षकता भी कम होगी, क्योंकि हमारे देश की जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो हमारे देश की डिमांड है। बेशक। तो जो अमीर आदमी है, देखिए, अगर बड़ी बड़ी कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें, प्रमोटर्स के कंट्रीब्यूशन को देखें, उनकी जो नेटवर्थ है उसको देखें, तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। और जो डिमांड क्रिएट करता है समाज के अंदर, भारत जैसे देश में जो डिमांड क्रिएट करता है, हम बहुत बड़ा बाजार हैं, अगर हम उन शब्दों में बात करें तो बहुत खुले। डिमांड पे अटैक होता है तो देश की पूरी इकोनॉमी पे अटैक होता है, और ये देख रहे हैं हम। मालू जी, बताइए, कहां राहत देगी सरकार या कहां राहत देती आपको नजर आ रही है? कोरोना की मार भी आम आदमी पर, टैक्स की मार भी आम आदमी पर, पेट्रोल डीजल बढ़े तो वो आम आदमी झेले, महंगाई बढ़े वो आदमी झेले। सरकार की शान और शौकत में कमियां कहां हैं? नेताओं की शान और शौकत में कमियां कहां हैं? बड़े बड़े काफले लेकर चलते हैं, सरकार ने कोई सैकड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल फूंक देते हैं अपने काफिले में। अनुत्पादक व्ययों को घटाया, देखिए, अनुत्पादक व्ययों को घटाया और जन कल्याण के काम में सरकार ने अपना रेवेन्यू को लगाया। किसान कल्याण के काम में लगाया 4,000 रुपया किसान सम्मान निधि में, और राशि मिलाकर मध्य प्रदेश की सरकार ने की। किसान सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है मध्य प्रदेश में। किसानों को उनका एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ये पेंडेमिक में जो खर्चा हुआ है सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर, वो कई गुना बढ़ा है बजट से। तो ये कई सारी चीजों पर जो सरकार ने खर्चा किया है, और गरीब को यहाँ से राहत दी है इस सरकार ने अनाज और खाद्यान्न में, और उसमें भी कुछ दूसरी उसमें चीजें सरकार ने राशन में दिए हैं। तो कई सारे राशन के नाम पर क्या जन कल्याण के काम, जब भी सरकार से सवाल करो कि हमने राशन दिया, हमने खाद्यान्न के तौर पर क्या दिया आपने? मध्य प्रदेश की सरकार अनाज ने दिया, बाकी और चीजों की जरूरतें कहाँ से पूरी होगी? और उसके कितने लोगों तक वो पहुंचा? कोई नहीं रुका है, विकास को बाधित नहीं होने और उसकी क्वालिटी क्या है? खुद केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने इसको लेकर सवाल उठाया था पिछले लॉकडाउन को लेकर। तो जो कागज पे है वो अलग है, जो जमीन पर है वो अलग है। देखिए, जमीन पर जो है, कागज पर जो है, उसको जमीन पर उतारा है सरकार ने ईमानदारी से। इसलिए सरकार को कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि वेतन बांटने के लाले पड़े हों। सरकार ने वो भी पूरा अपना दायित्व निभाया है। जन कल्याण की जो योजनाएं थी उनका भी पूरा लाभ जनता को मिले, उसके लिए प्रयास किए हैं। क्रियान्वयन तेजी से हुआ है, विकास के काम बंद नहीं हुए हैं। अब्बास हफीज साहब, सरकार इतने जन कल्याणकारी काम कर रही है और आप फोकट में, फ्री में हो हल्ला मचा रहे हैं। आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बढ़ने दीजिए, आप क्यों सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं? जन कल्याण के सब काम रुक जाएंगे। देखिए, मैं कहूंगा मशकूर साहब, जो हमारे एक्सपर्ट महोदय ने जो अपनी बात रखी वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी बात में सार है इस पूरी चर्चा का, कंक्लूजन भी है, और समझ में भी आ जाएगा किसी को भी कि ये सारी की सारी परेशानी का राज क्या है, जड़ क्या है, और इसको ख़त्म करने का भी क्या तरीका है। जो बिल्कुल सहमत हूँ, जो हमारे एक्सपर्ट जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने जो बात कही, और उनको सुनना भी चाहिए दोबारा, लोगों को फ़ायदा होगा। उन्होंने जो कहा कि हमारी परचेसिंग पावर या तो घट गई है, यही एक बहुत बड़ा विषय है कि जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी तो ये महंगाई कम होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल डीजल के ऊपर सब्सिडीज़, उसका एक रीज़न रहा है हमेशा। मनमोहन सिंह जी का जो एक्सपर्टीज़ था, मनमोहन सिंह जी का जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वो उसकी वजह यही थी जो उन्होंने हर चीज़ पर कंट्रोल पाया था इकोनॉमिक पैरामीटर्स के ऊपर। डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती आई है विपक्ष में रहने के बाद भी कि हमने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स को शुरू किया था, आप उसको और आगे बढ़ाइए, आप उसको जारी रखिए। उसके अंदर अलाउंसेस आते हैं,
उसके अंदर पेंशन्स आती हैं, उसमें इस तरह की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बहुत सारी स्कीम्स जो होती हैं वो आती हैं। जब आप जनता की जेब में पैसा डालेंगे, मनमोहन सिंह जी ने जनता की जेब तक पैसा पहुंचाया था तो परचेसिंग पावर बढ़ाई थी। इन्होंने क्या किया, सब्सिडीज खत्म कर दी। मैं जो पहले कह रहा था डीजल में सब्सिडी खत्म कर दी। सब्सिडी डीजल पे खत्म होती है तो उसका सीधा सीधा जो असर पड़ता है लॉजिस्टिक्स पे पड़ता है। लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ेगा मतलब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर जब पड़ेगा, जो ट्रक्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है चीज़ें महंगी होंगी। चीज़ें महंगी भी हैं, दूसरा अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं, पेंशन में भारी कमी है। आज के रेट के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जनता को परेशान करती हैं। ये सरकार हर एक मोर्चे पे फेल हो चुकी है। इन्होंने जिनको महंगाई डायन लगती थी 75 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर, आज ये 105 रुपये प्रति लीटर पे अपनी उपलब्धि समझ रहे हैं। और साथ के साथ में ऑयल मिनिस्टर जो है, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है, वो ये कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, सरकार को पैसे की जरूरत है। प्रोफेसर स्वामी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, बहुत अहम है आपका फाइनल कमेंट। देखिए, स्रोत की आवश्यकता है, राज्य सरकार को भी आवश्यकता है, केंद्र सरकार को भी आवश्यकता है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स 2 साल पहले घटाया गया था। 1.5 लाख करोड़ का भार सरकार पे पड़ा था और कटौती की गई थी, और ये सोच के की गई थी कि कॉर्पोरेट्स का अगर टैक्स कम होगा तो विदेशी निवेश होगा और यहाँ के इंडस्ट्री वाले अपना निवेश बढ़ाएंगे। शेयर मार्केट तो उससे चमक गया क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उससे बढ़ गया और शेयर मार्केट जो है ऊंचाई पे छू गया। हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट को उससे फायदा हो, लेकिन ये सप्लाई साइड मॉडिफिकेशन था। ये जो रियायत दी गई थी ये सप्लाई साइड में दी गई थी, और बार बार इस बात का मैं निवेदन कर रहा हूं, जो समस्या है वो डिमांड साइड में है। वो गरीब और मध्यम वर्ग के हाथ में अगर आप पैसा नहीं पहुंचाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर उसकी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तो इंडस्ट्री को कितना भी बेनिफिट देते रहें, उनके कितने भी एनपीए राइट ऑफ करते रहें, कितना भी उनका कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दें, कितना भी डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, इकोनॉमी नहीं उभर पाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। आज वक्त इतना ही है, बहुत माफी के साथ बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की।